इजराइल फ़लस्तीन का इशू एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम हर रोज़ सुनते हैं कि किस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, किस तरीके से उनकी टेरिटरीज़ को एनेक्स कर रहा है, उनको वहाँ से एक्सपेल कर रहा है। तो आज हम यही बात जानेंगे कि किस तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर पूरे का पूरा इजराइल वजूद में लाया। मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात 19th सेंचुरी की है, जब ज्यूज का खुद का कोई नेशन नहीं था, वो पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स्ड थे। तो उस वक्त एक मूवमेंट वजूद में आई जिसको हम ज़ायनिज़्म मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ज़ायनिज़्म इज ए मूवमेंट टू एस्टैब्लिश ए नेशन ऑफ ज्यूज। 1882 में इसी ज़ायनिस्ट मूवमेंट के अंडर ज्यूज दुनिया भर से इमाइग्रेट करना शुरू हुए पैलेस्टाइन में, और फिर वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाए गए। पहले वहाँ के लोगों से ज़मीनें खरीदी गई, फिर वहाँ के लोगों को एक्सपेल करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। पहली बार 1882 में बहुत बड़ा सेटलमेंट, ज्यू सेटलमेंट फ़लस्तीन में कायम किया गया। याद रहे इस वक्त ज्यूज़ की आबादी सिर्फ 3% थी। फिर 1886 में थियोडर हेrzl, जो जिनका बहुत बड़ा रोल है ज़ायनिस्ट मूवमेंट में, एक बुक पब्लिश की एस्पाउजिंग द वर्च्यूज ऑफ ज्यूइश पीपल और ज्यूइश स्टेट, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पूरी दुनिया में ज्यूज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो सोल्यूशन ये है कि ज्यूज शुड हैव देयर ओन नेशन स्टेट, जहाँ पर वो मेजोरिटी में हो। जब मेजोरिटी में होंगे तो कोई उनका प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, कोई उनको ऑप्रेस्ड नहीं करेगा। इस किताब के बाद दुनिया भर से ज्यूज बहुत तेजी से माइग्रेट होने लग गए फ़लस्तीन में। दूसरी तरफ जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे वो किसी तरीके से ग्रेट ब्रिटेन को कन्विंस कर रहे थे कि वो उनकी हेल्प करें एक नेशन इस्टेब्लिश करने में। फिर 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो बड़ी ही हिपोक्रेसी से जो ग्रेट ब्रिटेन है वो एक तरफ जो अरब लोग हैं उनसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारा साथ दो, लेट अस टुगेदर थ्रो अवे दिस ऑटोमन एम्पायर, और इसके बदले में वो इनको एक यूनिफाइड अरब स्टेट देंगे जिसमें फ़लस्तीन भी होगा। और दूसरी तरफ वो ज्यूज से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे फ़लस्तीन को इजराइल बनाने में। मगर रियलिटी में 1916 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम साइकस-पिकोट के नाम से जानते हैं। उस ट्रीटी में ऑलरेडी जो ब्रिटेन है और फ्रांस है मिलकर ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि जीतने के बाद कौन सी टेरिटरी किस नेशन के पास जाएगी। और इस ट्रीटी में, इस सीक्रेट ट्रीटी में ग्रेट ब्रिटेन फ़लस्तीन को अपने हक में रखता है। फिर 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि दे आर गोइंग टू बैक द ज्यूज डिमांड ऑफ ए जेविश नेशन इन पैलेस्टाइन। 11 दिसंबर 1917 को ग्रेट ब्रिटेन फ़लस्तीन पर कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने में आसानी तब होती है जब जितने भी अरब लीडर्स होते हैं वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये कब्जा करने के बाद ये तो बाद में हमें ही देने वाले हैं, इसलिए वो खामोश रहते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन उस पर कब्जा करता है। फिर 1920 में वर्साइल ट्रीटी के बाद और उसके बाद लीग ऑफ नेशन के अप्रूवल के बाद वहाँ पर खुद की एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम करता है। एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने के बाद जो वादा उन्होंने 1917 में ज्यूज के साथ किया था इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू एस्टैब्लिश देयर ओन स्टेट इन पैलेस्टाइन, अब वो उनकी वादे को फुलफिलमेंट करते हैं। पूरी दुनिया से ज्यूज को ला कर जो है वो सेटल किया जाता है, सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं, ज्यूज को वहाँ पर बसाया जाता है। और जो इंडिजीनियस लोग जब वहाँ पर 1929 में और उसके बाद अल-बुराक अपराइजिंग के बाद और जितनी भी वहाँ पे स्ट्राइक्स होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, 6-6 महीने लंबे प्रोटेस्ट चलते हैं, उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ज्यूज के साथ मिलकर प्रोसिक्यूशन करते हैं। वहाँ पे एथनिक क्लिंसिंग शुरू हो जाती है और मुसलमानों को और पैलेस्टीनियंस को वहाँ पर कत्ल किया जाता है। बाद 1933 में जब जर्मन में ज्यूज का प्रोसिक्यूशन होना शुरू हुआ, फिर होलोकास्ट हुआ, उस दौरान और तेज़ी से माइग्रेशन होने लगी ज्यूज की थ्रू आउट द वर्ल्ड टू पैलेस्टाइन। और इस दौरान वहाँ के जो इंडिजीनियस थे उनको माइग्रेट करना पड़ा आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि वहाँ के जो लोकल्स थे जिनका वो घर था, अब उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है और वहाँ पर ज्यूज को लाकर बसाया जा रहा है। फिर 1948 में जो ग्रेट ब्रिटेन है वो गिव अप करते हैं और इजराइल अपनी स्टेट एस्टेब्लिश्ड डिक्लेयर करता है कि इजराइल इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ज्यूज ऑनवर्ड्स। जब 1948 में इजराइल खुद को एक ज्यूइश स्टेट डिक्लेयर करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एथनिक क्लिंसिंग होती है जो वहाँ के इंडिजीनियस पैलेस्टीनियंस थे, और वहाँ पर उनको एक्सपेल किया जाता है, इजराइल से, फ़लस्तीन से एक्सपेल किया जाता है। और जो फिगर है वो इतनी बड़ी फिगर है उस वक्त के हिसाब से,
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जुल्म हुआ उस वक्त 1948 में, जब इजराइल क्रिएट किया गया। 7 लाख इंडिजीनियस पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को वहाँ से एक्सपेल किया गया कि आप यहाँ पर अब नहीं रह सकते, यहाँ पर सिर्फ ज्यूज रहेंगे, क्योंकि उनकी पहले कोई स्टेट नहीं थी। अब उन्होंने स्टेट कायम किया, वो यहाँ पर रहेंगे, आप कहीं और जाएं, आपको जहाँ जाना है आप जाएं, मगर आप यहाँ नहीं रह सकते। फिर 1948 पे ग्रेट ब्रिटेन इस इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन में गया। यूनाइटेड नेशन ने इन 2 स्टेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इजराइल और फ़लस्तीन को। और फिर 1948-49 में अरब की जो कंट्रीज थी उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो वर पे चले गए इसराइल के खिलाफ। 2 साल तक ये जंग चली। 1949 में जो ये जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक वगैरह थे, ये हार जाते हैं और इस हार के बाद इजराइल अपनी टेरिटरी और एक्सटेंड कर देता है। सिर्फ वेस्ट बैंक बचता है और फिर गाजा स्ट्रिप बचती है। इसके अलावा जितना भी पूरा पैलेस्टीनियन एरिया था वो उस पर पूरे का पूरा कब्जा जो है वो इजराइल का हो जाता है। वेस्ट बैंक को जॉर्डन कंट्रोल करता है और जो गाजा स्ट्रिप है उसको इजिप्ट कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद बुरी तरीके से एथनिक क्लिनसिंग होती है। उनका एथनिक क्लिनसिंग का प्रोसेस ये होता है कि वो पूरी की पूरी फोर्सेस एक विलेज में जाती हैं जहाँ पे इंडिजीनियस पैलेस्टीनियंस रह रहे होते हैं। उस पूरे के पूरे विलेज को बम्बार्ड किया जाता है, पूरे के पूरे विलेज के लोगों को कत्ल किया जाता है और फिर अगर कोई बच जाता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसी तरीके से विलेज टू विलेज जाकर एथनिक क्लिनसिंग की गई पैलेस्टीनियंस की। फिर 1967 में अरब नेशंस एक मर्तबा फिर वो टेरिटरी क्लेम करने के लिए अटैक करने का सोच रहे होते हैं कि इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर उनको पहले ही हरा देता है। और फिर इसके बाद जो वेस्ट बैंक था उस पर भी इसराइल कब्जा कर लेता, जो गाजा स्ट्रिप था उस पर भी इसराइल, और इसके अलावा गोलन हाइट और उसके बाद सिनाई पेनिसुला जो इजिप्ट का हिस्सा था उस पर भी कब्जा कर लेता है। और फिर 1973 में योम किप्पुर वर होती है। ये वर, इसको योम किप्पुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसराइल का एक फेस्टिवल है, जूस का फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल के दौरान ये वर होती है, जिसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड होते हैं। इस अकॉर्ड में इजिप्ट एग्रीमेंट करता है इसराइल के साथ कि वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू। जो इजिप्ट है वो पहला नेशन बनता है इसराइल को रिकॉग्निशन देने वाला। इससे पहले किसी भी अरब नेशन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। जब इसराइल वजूद में आया तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे फौरन एक्सेप्ट कर लिया था, सोवियत यूनियन ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया था, मगर किसी भी अरब नेशन ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को और उसके बदले में इसराइल ने जो उनकी टेरिटरी कब्जा की हुई थी सिनाई पेनिसुला को, वो वापस कर दी। इंडिजीनियस लोगों ने ये देखा कि इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इसराइल को, तो फिर फर्स्ट इंतफादा वजूद में आता है, तो फर्स्ट अपराइजिंग ऑफ द इंडिजीनियस पीपल, जिसमें वो अलग अलग मीन्स इस्तेमाल करते हैं अपनी टेरिटरी बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए। कोई पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई रोड ब्लॉक्स कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई स्लोगन्स लगा रहा है। तो याद रहे, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, जब मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जब मैं वीडियोस देख रहा था, तो मैं हिपोक्रेसी की लेवल देखिए आप कि वो लोग क्या कह रहे थे कि इस इंतफादा को कह रहे थे कि इट वाज ए टेररिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि आपके घर पे कोई कब्जा कर रहा है, बंदूकें लेकर आपके घर के बाहर आ रहा है, वेपन्स लेकर, आर्टरीज लेकर आपके घर के बाहर आ रहा है, आप अंदर से खुद को बचाने के लिए पत्थर मार रहे हैं, तो आप टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। और जो बाहर के लोग जो कर रहे हैं उसको आप नेशन मिलिशिया एक्टिविटी कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे ये हिपोक्रेसी समझ में नहीं आई। तो ये जो इंतफादा था ये खुद की जानें बचाने के लिए था, इसको आप टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कहेंगे, इसको आप सेल्फ डिफेंस कहेंगे। फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होते हैं बिटवीन पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के बीच में। पीएलओ जो कि 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो आपस में अकॉर्ड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और इन रिटर्न इसराइल उनको वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ पर एक थोड़ी सी ऑटोनॉमी देते हैं कि आप वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट कायम कर सकते हैं। इस अकॉर्ड के कुछ सालों के बाद जो पैलेस्टीनियंस थे उनको ये चीज़ समझ में आई कि ऑटोनॉमी के नाम पर उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खुद तो पूरे का पूरा जो टेरिटरी है वो इसराइल रूल कर रहा है, मिलिट्री उनकी चेक, उनका सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ सेटलमेंट्स को प्रोवाइड की जाए। जब चाहते थे वो किसी घर तोड़कर वहाँ पर किसी जू को बसा दिया करते थे। तो उनको जब ये चीज़ समझ में आई कि ऑटोनॉमी सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दी गई है, तो फिर उन्होंने सेकेंड इंतफादा शुरू किया। ये सेकेंड इंतफादा 2000 से लेकर 2005 तक चला है। इसमें 100 ज्यूज कत्ल हुए हैं और 3200 पैलेस्टीनियंस कत्ल हुए हैं। फिर 2005 में
इजराइल ने गाजा से अपनी आर्मी वापस कर ली और गाजा में फिर हमास ने रूल किया। जब इजराइल ने ये देखा कि हमास डेवलप कर रहा है, राइज हो रहा है, तो इजराइल ने एक मर्तबा फिर गाजा को सील कर दिया, गाजा को ब्लॉक कर दिया। यानी कि अगर कोई भी गाजा में आएगा या जाएगा तो वो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले इजराइल से चेक करना पड़ेगा। और इससे ये हुआ कि जो भी एड मिलती थी हमास को, जो भी एड मिलती थी हमास यहाँ गाजा को या वहाँ के जो पैलेस्टीनियंस थे उनको कोई एड मिलती थी तो वो एड भी नहीं जाने दी इजराइल ने। अक्सर वो एड भी रोक दिया करते थे। फिर 2006 में इजराइल की लेबनान के साथ जंग हुई। हिजबुल्लाह ने काफ़ी हार्ड टाइम दिया इजराइल को, मगर उसके बाद भी 2008 में फिर से गाजा पर अटैक किया इजराइल में। 2010 में अटैक किया, फिर 2012 में अटैक किया। फिर इसके बाद 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से बहुत ज़्यादा असॉल्ट किया गया पूरे के पूरे गाजा को, वेस्ट बैंक को। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। जो टारगेट्स बनाए गए वो टारगेट्स स्कूल्स थे, पब्लिक प्लेसेस थी, हॉस्पिटल्स थे, जो कल्चरल हाउसेस थे, जो बस्तियां थी जो पैलेस्टीनियंस की, उनको टारगेट बनाया गया, जिसमें हज़ारों लोग कत्ल हुए, ज़ख्मी हुए। और पूरे का पूरा पैलेस्टाइन इसकी वजह से आज तक सफ़र कर रहा है। इस बात से अंदाज़ा लगाएं वो पूरे का पूरा लैंड पैलेस्टीनियंस का था, वो उनका घर था जिनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और आज 50 लाख जो पैलेस्टीनियंस हैं वो रेफ्यूजीज़ हैं। उस वक्त 7 लाख थे, आज 50 लाख हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे होंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कि जिनको अपने घरों से ही बाहर निकाल दिया गया और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। जो पूरे का पूरा क्राइसिस बिल्ट हुआ, जो इजराइल वजूद में आई, इसके पीछे ग्रेट ब्रिटेन का हाथ था। मगर जो अब पूरी कत्लो गारत हो रही है, जो लोगों को कत्ल किया जा रहा है, वो जो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है। पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त इजराइल को बैक कर रहा है। 6 दिसंबर 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया था कि दे आर नॉट गोइंग टू हैव टेल अवीव देयर कैपिटल ऑनवर्ड्स बट जेरूशलम, जिसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रोटेस्ट किए गए। जो भी हुआ आप सबको मालूम है। मगर यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरीके से इजराइल को बैक कर रहा है। फिर रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने इन द लास्ट वीक ऑफ जून में ये डिक्लेयर किया कि दे आर गोइंग टू अनेक्स द रिमेनिंग टेरिटरी ऑफ गाजा एंड वेस्ट बैंक। अब ये चीज़ जहन में रखें कि पूरे का पूरा इजराइल इस वक्त, पूरे का पूरा पैलेस्टाइन इस वक्त इजराइल के कब्जे में है। वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं उसे। यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि जिनकी आबादी 3% थी, 0 लैंड कंट्रोल था, आज वो पूरे के पूरे लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसको फ़लस्तीन पूरी तरीके से खुद कंट्रोल कर रहा हो। पूरे के पूरे फ़लस्तीन पर इजराइल का कंट्रोल है इस वक्त, मगर ऑफिशियली नहीं है, वो डिफेक्टो है, डिजूरे नहीं है। तो अब वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से एनेक्स कर इसको पूरी तरीके से डिक्लेयर किया जाए और जो मुस्लिम्स हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं लोकल वहाँ के, उनको वहाँ से बाहर धकेला जाए, उनकी एथनिक क्लिनसिंग की जाए। और इसी तरीके से, इसी बेबाकी के साथ वो इसी तरीके से अपने काम में लगे हुए हैं। वो वहाँ के पैलेस्टीनियंस को वहाँ से एक्सपेल कर रहे हैं। वहाँ पर आकर इजराइल बनाया गया। इजराइल के बाद फिर जो फ़लस्तीन को जो टेरिटरी दी गई थी यूनाइटेड नेशन ने, उस पर भी कब्जा किया गया। फिर वेस्ट बैंक और गाज़ा को भी अपने अंडर लिया गया। अब जो वेस्ट बैंक और गाज़ा, जहाँ पर मैक्सिमम जो फ़लस्तीनियंस हैं, लोकल जो वहाँ के लोग हैं, वो रहते हैं, अब वहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ऑफ अल जज़ीरा, वहाँ पर भी 6 to 7.5 लाख ज्यूज़ रह रहे हैं। वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाकर दिए गए, 150 से ज़ायद वहाँ पर सेटलमेंट्स बनाए गए। इसके बाद 128 प्लस आउटपोस्ट, यानी आउटपोस्ट वो चीज़ें हैं जिसको इजराइल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, मगर उनको फंडिंग वही करती है कि आप जाकर सेटलमेंट्स बनाएं, मगर हम आपको अथॉरिटी नहीं देते, मगर आप जाकर बनाएं, हम आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं। और 42% ऑफ जो वेस्ट बैंक है वो वहाँ पर ये सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। 42 थोड़ा सा हिस्सा जो पैलेस्टाइन के पास बचा हुआ है, इजराइल उसको भी अनेक्स करने जा रहा है, जो 1 जुलाई को अनेक्स करने वाला था। कुछ रीजंस की वजह से अनेक्स नहीं हुए। सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इजराइल पर इसका क्या असर पड़ेगा, फ़लस्तीन पर या थ्रू आउट द वर्ल्ड इस पर इसकी वजह से क्या असर पड़ेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मगर याद रहे कि जब हम ये पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी टेरिटरी को
उसको कब्जे में लिया गया, ऑक्युपाई किया गया, वहाँ पर इसराइल बनाया गया, 0% से 100% लैंड ऑक्युपाई किया गया। फिर भी कुछ फैसिस्ट ओप्रेसिव लोग इजराइल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनका खुद का नेशन होना बहुत ज़रूरी था। आई डू एग्री कि उनको खुद का नेशन होना चाहिए था, बट डजेंट मीन कि आप दूसरों के घरों में जाकर उनको वहाँ से एक्सपेल कर फिर वहाँ पर रहें। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो हमें इस तरह के लोगों को जवाब देना चाहिए, और यहाँ पर रहकर हम इसी तरीके से जवाब दे सकते हैं कि हम इसराइल फ़लस्तीन के बारे में जानें, हम ये जानें कि किस तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया और किस तरीके से पूरे के पूरे फ़लस्तीन को इसराइल बना दिया गया। मगर उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े बगैर किसी भी फैसिस्ट को, किसी भी इग्नोरेंट को हम जवाब नहीं दे सकते। थैंक यू सो मच फॉर योर